उसके अंतर्गत जो जो हमारे काम हुए हैं वो हम अपने कार्यकर्ताओं को बताएं, हम अपने कार्यकर्ताओं को जन जन तक पहुंचाएं और जहां जहां हमें लगता है हम विस्तार कर सकते हैं पार्टी का, उसका विस्तार हम करें। साथ ही साथ क्योंकि 2 साल कोरोना रहा, पूरा देश लॉकडाउन में रहा, महाराष्ट्र ने उसको झेला है, सांगली में भी दर्द पीड़ा के माहौल रहे हैं, लॉकडाउन हुए हैं, सख्त लॉकडाउन हुए हैं, उसके बाद फ्लड्स आए हैं। ये सारी दिक्कतों का सामना जब से 2019 में हमारी सरकार बनी तब से मुख्यमंत्री साहब उसको भली भांति निभा रहे हैं। उन पे सवाल उठाए जाते थे कि एक्सपीरियंस नहीं है, कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, कैसे महाराष्ट्र को संभालेंगे। आज उन्होंने एक बहुत बड़ा महाराष्ट्र मॉडल जैसा एग्जाम्पल देश के सामने रखा है। इसीलिए वो अभी तक हर महीने हर साल जब भी रैंकिंग आती है बेस्ट सीएम्स की, मुख्यमंत्रियों की, फर्स्ट 5 में हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। ये महाराष्ट्र के लिए एक गर्व वाली खबर है। खास करके शिव सैनिकों के लिए हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि इतने आरोप लगाए गए, इतनी सारी बातें, इतनी काम किए गए हमारे खिलाफ, फिर भी उन सब से उभर कर महाराष्ट्र की जनता उनको बार बार पॉपुलर चीफ मिनिस्टर बनाकर भेज रही है। तो उनके काम का प्रचार करना हमारे शिव सैनिकों की जिम्मेदारी है। तो इस दौरे में हम अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षाएं हैं, जो उनकी हमसे उम्मीदें हैं, सरकार से उम्मीदें हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम वो कर रहे हैं। और जो हमारे काम हैं वो कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि जन जन तक पहुँचे। और जैसे कि हर राजनीतिक पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि हम अपना पार्टी का विस्तार करें, और ख़ास करके ऐसे समय पर जहाँ पे हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार इतनी ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक हो गई है, सेंट्रलाइज करना चाहती है कंट्रोल को, हम उसको ख़त्म करें। आज ही हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ईडी फिर से अनिल परब जी के यहाँ पे छापे लगा रही है। सीनियर लीडर हैं, इतनी प्रखरता से आवाज़ उठाते हैं। महाराष्ट्र में ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को दुख नहीं महसूस होता है, दर्द दिल्ली तक महसूस होता है जब भी वो बयानबाजी करते हैं और सच्चाई देश के सामने लाते हैं। तो उनके पीछे भी ईडी, सीबीआई, आईटी सबको लगाया हुआ है। तो जनता के सामने हमारे क्या कोशिश है वो हम जनता के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं। और साथ ही साथ इस उम्मीद, इस अपेक्षा से आगे बढ़ रहे हैं कि जो महाराष्ट्र मॉडल देश में, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने इतने प्रश्न चिन्ह उठाए थे कि ये सरकार चलेगी नहीं, ये सरकार हर दूसरे दिन एक नया डेट दे देते हैं कि अब गिरेगी, पर सरकार गिरी ही नहीं, सरकार मजबूती से चल रही है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के अंतर्गत और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के जो मुद्दे थे, समाजकरण के मुद्दे थे, उन पर चल रही है। तो ये हमारा दौरा रहा है। ये हमारी उम्मीद है कि इस माध्यम से हमारे जो संगठन है, पार्टी का संगठन एक है, हम अपने कॉरपोरेशंस में हम कैसे अपनी ताकत बढ़ाएं, कैसे से हम कोऑपरेटिव्स हैं वहाँ पे अपनी ताकत बढ़ाएं, कैसे हम शिव सैनिकों का मनोबल और बढ़ाएं, जैसे वो आगे जाकर अग्रसर होकर जनता की लड़ाई लड़ सकें। ये हमारी इस माध्यम से, दौरे से मेरी कोशिश है। तो आए हैं, उनसे बातचीत कर आए हैं, क्या क्या सांगली की जनता की दिक्कतें हैं वो हम उनको बता कर आए हैं। 2-3 मुद्दों पे उन्होंने बाकायदा हमसे कहा है कि उस पर कार्रवाई करेंगे और उसका संज्ञान लेते हुए उस पर काम भी करेंगे। तो इसी उम्मीद से कि हम जनता की बातें आगे रख सकें और हम शासन को ही, प्रशासन को भी पूरी तरीके से जनता के लिए काम करा सकें, यही हमारी पूरी कोशिश है। एक तो शेतकरी की जो सब्सिडीज़ की बात है उसके बारे में चर्चा की। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कोऑर्डिनेशन, कहीं ना कहीं संपर्क कोऑर्डिनेशन होना बेटर होगा, जिस वजह से लोगों का काम, जो हमारी सरकार की पॉलिसीज़ हैं वो जनता तक पहुँच पाएगी। एक उस मुद्दे पर था, एक अस्पताल के मुद्दे पे था, ये जो संदर्भ के ऊपर की, वहाँ पे ही हमारे इतने सामने एग्जाम्पल्स आए जहाँ पे पैसों के लेकर एक्स्ट्रा पैसा खर्च किया है और जो कमियाँ आई हैं उसके बारे में बात की है। तो ये सारी मुद्दे हमने उनके सामने रखे हैं, उन्होंने उसका संज्ञान लिया है
और उम्मीद है कि वो लोग इस पर जल्दी से जल्दी कलेक्टर साहब इस पर कार्रवाई करें। आज मैंने उसके बारे में सुना भी काफ़ी कुछ तो ऑफ द रिकॉर्ड बोल रही हूँ ये बात। आमदार है अनिल बाबर, उन्होंने भी वो मंत्री साहब के सामने ही वो देखिए, एक नई कॉम्बिनेशन की सरकार आई है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आई है। एक नया देश के सामने हमने एक्सपेरिमेंट किया है कि संविधान को और प्रजातंत्र के उसूलों को सबसे ऊपर रखकर एक अलायंस बनाया है। कहीं 19-20 हो सकता है, कहीं दिक्कतें आ सकती है। जैसे मैंने कहा, जैसे ही हमारे सरकार की शुरुआत हुई लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन ख़त्म हुआ, उसके बाद हमने देखा कैसे फ्लड्स आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को लेकर इतनी साइक्लोन्स आ रहे हैं, स्टॉर्म्स आ रहे हैं, और फिर कैसे हमारा जीएसटी जो हमें मिलना चाहिए, जीएसटी रिफंड्स मिलने चाहिए केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार उसको भी वापस हमारी तरफ नहीं दे रही है। तो ये सारे मुद्दे हम समझ रहे हैं और हमारा दौरा पर्टिकुलरली इसी को लेकर है। मुख्यमंत्री साहब ने खुद ने कहा कि अगर कहीं भी अड़चने हैं, स्ट्रीमलाइनिंग में दिक्कतें हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है या कहीं ऐसा लग रहा है कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसकी रूपरेखा समझकर हम लोग उसको रिजॉल्व करें, समाधान करें। तो हम बिल्कुल हम अपने जो हमारे पार्टी के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, हम उनके लिए काम करते रहेंगे और कहीं भी उनको कमी लग रही होगी हम सतर्कता से उस पर काम करें। हर पार्टी के लीडरशिप का कर्तव्य होता है कि अगर कोई दिक्कतें हो रही हैं तो उसका सल्यूशन निकाला जाए। पर साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी, कुछ इश्यूज़ सांगली के लेगेसी इश्यूज़ हैं। लेगेसी इश्यूज़ मैं इसलिए कहूँगी कि पहले कांग्रेस यहाँ पे मजबूत रही, फिर एनसीपी रही, हमारा एक नया अलायंस, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, एक नया अलायंस उभर कर आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हमारे दिक्कतें नहीं थी। तो उन दिक्कतों का समाधान कैसे पाते हैं, वो हमारी पार्टी बिल्कुल मजबूती से, आज मैं खुद यहाँ पर आई हूँ और हमारे सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर उन लोगों से बात करें। जैसे मैं जब भंडारा गई थी, हमारा पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, पर मुख्यमंत्री साहब ने बस एक ही चीज़ कही कि 2 साल से कोई जा नहीं पा रहा था, उनकी दिक्कतें हम शिव सैनिकों की नहीं सुन रहे थे, तो अब ये बेटर स्ट्रीमलाइनिंग के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए काम करना है। तो कोई भी जगह हो, कोई भी मुद्दे हों, बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं और हम बातचीत पे हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे क्या है। पर हम बिल्कुल कमिटेड हैं कि पार्टी का विस्तार होगा और पार्टी को आगे बढ़ाना है और यहाँ पे भगवा लहराना है। भगवा हर तालुका में लहराएंगे, भगवा हम हर क्षेत्र में लहराएंगे, महाराष्ट्र के हर कोने कोने में लहराएंगे और हर गढ़ में हम चुनौती देकर अपने भगवा को फिर से विजयी बनाएंगे। देखिए, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा अलायंस था तो उन क्षेत्रों पे हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा मजबूत थी, हमने हमेशा अपना कर्तव्य, अलायंस का कर्तव्य निभाया। जहाँ पे वो मजबूत थे हमने उनकी और मजबूती बढ़ाई, जहाँ पे हम मजबूत थे हमने उम्मीद रखी कि ये हमें मजबूत करेंगे, पर उन्होंने कोशिश की कि हमें काटने का काम किया, हमारे पीठ पे खंजर घोंपने का काम किया। और इसलिए हमारे जो भी अलायंस है, हम अलायंस का पूरा धर्म निभाएंगे, पर कहीं भी पार्टी के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी और पार्टी का काम हम करते रहेंगे। ये सपने भारतीय जनता पार्टी पहले देख रही थी, हमारे साथ अलायंस में रहकर, हमारे पीठ पे खंजर घोंपकर, और हमारी एक मजबूत पक्ष को मजबूर बनाने की पूरी कोशिश की। पर ये शिवसेना वो नहीं है जो इनकी गीदड़ भपकियों से डर जाए या कोई और राष्ट्रीय पक्ष से डर जाए या कोई और पॉलिटिकल पार्टी से डर जाए। हम शिव सैनिक हैं, लड़ाई लड़ी है, लड़ाई लड़ते रहेंगे और मजबूत अपनी पार्टी के पक्ष को करते रहेंगे। बहुत सारी डेट्स निकाली, जैसे मैंने कहा, रोज़ एक नई डेट निकलती है, शिवसेना को ख़त्म करेंगे, शिवसेना के हिंदुत्व पे सवाल उठाएंगे। मैं कहती हूँ, तुम ढोंगी हिंदुत्ववादी हमें सर्टिफिकेट दोगे? तुम ढोंगी हिंदुत्ववादी अपनी राजनीति कर हमें सिखाओगे हिंदुत्ववादी क्या होती है, सरकार कैसे चलती है? हमारी तो हिंदुत्ववादी सोच से ही हमारी सरकार चल रही है। हिंदुत्ववादी सोच क्या है? समाजकरण पहले, राजकरण बाद में। इनकी हिंदुत्ववादी सोच क्या है? सिर्फ और सिर्फ राजकरण। और अगर समाजकरण का 1% काम भी किया होता तो आज देश में जिस तरीके से बाधाएं आ रही हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अर्थव्यवस्था का तहस नहस किया हो, तो वो समाजकरण से नहीं होता, पर इन्होंने सिर्फ राजनीति की है। बाकायदा आया है कि नॉमिनेशन फाइल होंगे और जैसे मैंने कहा, मुख्यमंत्री साहब, हम एक ही वचन देकर काम कर रहे हैं। 30 साल से जो हमारे कर्मठ नेता रहे हैं,
और यहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर उनको राज्यसभा में जाने का मौका मिलता है और वहाँ का महाराष्ट्र का पक्ष रखने को मिलता है, मैं मानती हूँ कि ये हमारे राज्य को और भी मजबूत करेगा और शिवसेना को की जो आवाज़ है दिल्ली तक और अच्छी तरीके से लेकर जाएगा। स्पेशल प्यार है जिसकी वजह से महाविकास अघाड़ी को आए दिन कांग्रेस, शिवसेना हो, एनसीपी हो, उन पे अटैक कर रहे हैं। आप वेस्ट बंगाल देख लीजिए, आप तमिलनाडु देख लीजिए, आप आंध्र प्रदेश देख लीजिए, आप तेलंगाना देख लीजिए, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है। महाराष्ट्र से इसलिए ज़्यादा प्यार है क्योंकि वो देश का फाइनेंशियल बैकबोन है। महाराष्ट्र से इसलिए ज़्यादा इनको लोभ है क्योंकि इन लोगों को ये महाराष्ट्र एक ज़रिया बन गया था अपनी केंद्र सरकार की राजनीति करने का। यहाँ से पैसे लेते थे, महाराष्ट्र को पैसे देते नहीं थे। अब महाराष्ट्र की सही सरकार आई है, महाराष्ट्र वासियों की आई है, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने की सरकार आई है, तो इनको चुभ रहा है। और हम बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं कि हम अब अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, जो इनके गलत काम है उसको उठाते रहेंगे। संजय राउत साहब जो हमारे सीनियर लीडर हैं, उन्होंने बाकायदा बगैर किसी भय से बात रखी है। किरीट सोमैया हो, देवेंद्र फडणवीस हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह जी हों, उनके साथ डट के लड़ाई लड़ी है। जिस वजह से सारे जो गैर कानूनी तरीके से केंद्रीय एजेंसीज हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसका सच आप लोगों के सबके सामने है। आज दुख इस बात का होता है कि कोई भी केंद्रीय एजेंसीज पे अब देश की जनता भरोसा नहीं कर सकती है क्योंकि उनको भी राजकारण का एक हिस्सा बना लिया है। इतना गिरा हुआ कमेंट एक महिला को लेकर आज हमारे बीच में, मैं एक बात कर रही हूँ, एक महिला होने के नाते मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे महिलाएं पत्रकार हैं, ये कह देना चलो अपना बैग पैक करो, घर पे काम करो। आप महिलाओं की बेइज्जती कर रहे हैं। ये सिर्फ सुप्रिया सुले जी की नहीं है, और सुप्रिया सुले जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी हैं, महाराष्ट्र की एक बुलंद आवाज़ है। और मैं तो उनको जेंडर के हिसाब से नहीं देख रही हूँ, एक बुलंदी की आवाज़ है केंद्र सरकार में, और केंद्र सरकार के खिलाफ बात करती हैं। सांसद रत्न अवार्ड पा चुकी हैं, और उनके बारे में इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर वो उन पे कुछ नहीं दर्शाता है, इनकी मानसिक सोच दिखाता है भारतीय जनता पार्टी की कि महिला विरोधी जो इनकी सोच है वो इस कदर तक आ चुकी है कि आप महिलाओं के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। एक सक्षम महिला जो देश की एक बुलंद आवाज़ है, महाराष्ट्र की प्रखर आवाज़ है, आप उनके बारे में इस तरीके से बात कर सकते हैं, तो आप किसी भी देश की महिला के बारे में कुछ भी सोच सकते हैं। ये दुख है कि ऐसे लोग हमारे राज्य में सरकार बनाए बैठे थे, केंद्र में सरकार बनाए बैठे हैं और ऐसी सोच रखते हैं जो महिला विरोधी हैं। मैंने तो कहा है कि चंद्रकांत पाटिल जी को सिर्फ सुप्रिया सुले जी को ही नहीं, देश की हर महिला से माफ़ी मांगनी चाहिए जो घर छोड़कर काम कर आती हैं, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं, अपना घर चलाती हैं, बच्चों का ध्यान देती हैं, गृहस्थी को संभालती हैं, महंगाई को से जूझती हैं, और फिर भी हंसी खुशी से अपना काम कर आती हैं, और आप उनकी ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करते हो, आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। दूसरा, राज्यसभा में आपने कहा कि क्या आपको इस तरीके का भाषा का सुनना पड़ता है। हाँ, बहुत बार हमने सुना है और बहुत बार मैंने इसकी आवाज़ उठाई है, और मैंने अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी लाइंस उठाई है कि आज अगर कोई भी, क्योंकि हम एक पुरुष प्रधान देश हैं, कहीं भी महिलाओं को कम देखते हैं या इस तरीके से आंकते हैं, तो मैंने आवाज़ उठाई है, और ये मेरी जिम्मेदारी, ये मेरा कर्तव्य, और शिवसेना का जो बल है मेरे साथ, उस वजह से आती है। आज हमारे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने विधवा कानून का जो ग्राम पंचायतों को निर्णय दिया है कि ये प्रथाएं ख़त्म करो, महिलाओं को उनका सम्मान वापस करो, ये वो शिवसेना है। ये वो शिवसेना है जो जय भवानी पहले कहती है, जय शिवाजी बाद में कहती है, महिलाओं को आगे रखकर बात करती है। तो मैं हर महिला का मुद्दा उठाऊंगी, और कोई भी अगर बदतमीज़ी से मुझसे बात करता है तो उनको भी मैं सबक सिखाऊंगी, और सिर्फ मुझसे ही नहीं, कोई भी महिला, देश की महिला के बारे में करेगा तो मैं आवाज़ अपनी बुलंदी से उठाऊंगी। वो सुली डील्स का आपने मैटर सुना होगा, बुल्ली बाई का देखा होगा, जैसे ऑनलाइन महिलाओं के बारे में टिप्पणियाँ होती थी, मैंने उसकी आवाज़ उठाई थी, लोग अरेस्ट हुए थे,
और जो दिल्ली पुलिस काम नहीं कर पाई, मुंबई पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर कर दिखाया, और ऐसे लोगों को जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं उनको जेल में पहुंचाया। ये हमारी सरकार है। हमने तो मैं कहूँगी आदित्य साहब ने, क्योंकि एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं और वो समझ रहे हैं कि आने वाले समय में ये और फ्रीक्वेंट होगा, तो ये ऑल टेरेन व्हीकल्स होती हैं कि अगर एयरपोर्ट पे एयरक्राफ्ट भी नहीं लैंड कर पाए तो ऑल टेरेन व्हीकल्स होती हैं जो फ्लड्स में जा सकती हैं, डिज़र्ट्स में जा सकती हैं, कोई भी ऐसे माहौल में पहुंच सकती हैं, खाने की पदार्थ लेकर, खाना हो, राहत हो, जो भी दवाइयाँ हों वो जा सकती हैं, और रोबोटिक होती हैं। तो उसमें अगर ड्राइवर को भी इस्तेमाल करना पड़े कर सकते हैं। तो हम लोग उसकी बातचीत चल रही है, उम्मीद करते हैं कि ये सारी जो चीज़ें जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं हम उस पर काम करेंगे अगर एयर स्ट्रिप की ज़रूरत पड़े। पर मैं आपको एक और ऑफ द रिकॉर्ड बता सकती हूँ कि जब हम खुद सुप्रिया सुले जी, अनिल देसाई साहब, मैं जब यहाँ पे फ्लड्स आए थे, हम माननीय गृह मंत्री से जाकर मिले थे। हमने कहा था कि और NDRF की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर। उन्होंने बाकायदा बताया कि इतना पानी भरा है कि हम हेलीकॉप्टर्स नहीं लैंड कर पा रहे हैं, तो उस समय पे एयर स्ट्रिप क्या फ़ायदा करेगा। तो इसके लिए हम लोग और भी सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं कि कैसे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, ये सॉल्यूशंस जो हैं ये राजनीति से प्रेरित ना हो, ये सॉल्यूशंस जनता के जो दिक्कतें हैं उसको कम करने के लिए हों। तो हम उस पर बिल्कुल गंभीरता से काम हो रहे हैं। और मैं तो कहती हूँ महाराष्ट्र राज्य का सौभाग्य है कि एक यंग एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं जो समझ सकते हैं क्लाइमेट चैलेंजेस क्या हैं इस देश के, और वो प्रखरता से सिर्फ यहीं पे नहीं, COP26 में जाकर दावोस में अभी वहाँ पे गए हुए हैं, वहाँ पर इसी मुद्दों को प्रखरता से रख रहे हैं कि डेस्परेशन लेवल इतना हो गया है, ऐसी मजबूरी हो गई है कि कुछ भी करो, कोशिश पूरी करो, और हम उनकी हर कोशिश को नाकामयाब कर रहे हैं। तो उससे जो खिशानपट है, जो दुख है, जो दर्द है, तो हम किसी का भी कंधा इस्तेमाल करके काम कर लेंगे, पर कंधा उनका टूटा हुआ है, झुका हुआ है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, उसका हम ध्यान नहीं देंगे। तो ये वही आपको रोज़ नज़ारे दिख रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता, जैसे आप लोग पत्रकार हंस रहे हैं ये सवाल पूछते भी, महाराष्ट्र की जनता भी उन पर हंस रही है। मैं सबसे पहले कहूँगी, हिंदुत्व हमारे गले की हड्डी नहीं है, हमारी हार्ट बीट है, हमारा दिमाग है, हमारा दिल है, हमारा काम है। ये कहीं भी हमने कहीं भी किसी भी मंच से, आज मैं खुली चुनौती देती हूँ, ये नहीं कहा कि हम हमारे हिंदुत्व धर्म का पालन नहीं करेंगे। हिंदुत्व धर्म की लड़ाई लड़ी है, लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। और मैं एक और चीज़ बताती हूँ, ये जो ढोंगी हिंदुत्ववादी हैं जो बाबा कहते हैं गले की हड्डी बन गया है, ये वो लोग हैं जिनकी पॉलिटिक्स एक्सपोज हुई है। हम हिंदुत्व विचारधारा की तरह सरकार चला रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, ये बार बार हवाला देते हैं कि हमारी वजह से आया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री थे देश के जो सबसे पहले अयोध्या मंदिर पहुंचे थे। अयोध्या पहुंचकर सबसे पहली राजनीतिक पक्ष था जिन्होंने इस भव्य मंदिर के लिए एक बड़ा डोनेशन दिया। हमें इसमें कोई लुक्का छुपी करने की जरूरत नहीं है, जो जुबान में है वही दिल में है, वही दिमाग में है। इन लोगों की हिंदुत्ववादी सोच वही है जो राजनीति से प्रेरित है, जो लोग को भ्रमित करने का काम करती है। और ये मैं ज्ञानवापी हो, मथुरा हो, काशी हो, अयोध्या हो, मैं बार बार कहूँगी कि उस समय पर जब बाबरी मस्जिद की बात होती है तो खुद LK अडवाणी जी ने कहा था कि हमारा कोई वहाँ पे नहीं था, पर इस्तेमाल इन्होंने पूरा किया। और ज्ञानवापी हो, और ये मथुरा की जो बातें आजकल रोज़ आ रही हैं, अखबारों में छा रही हैं, वो इसलिए छा रही हैं क्योंकि उनकी मंशा नहीं है कुछ करेंगे। उनका मुद्दा ये है कि ध्यान भटकाएंगे। ध्यान किससे भटकाएंगे? बेरोज़गारी से भटकाएंगे, इन्फ्लेशन से भटकाएंगे, बढ़ती महंगाई से हटाएंगे। जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, चाइना जो हमारे देश में अग्रसर हो रहा है, उससे हटाएंगे। तो ये लोग वो ढोंगी हिंदुत्ववादी हैं जो हिंदुत्व का चोला तो पहने हुए हैं, पर ना हिंदुत्व उनकी सांस में है, ना उनके रग रग में है, ना उनके दिल में है, ना उनके दिमाग में है।